वो हम सफ़र था। वो सीढ़ियों पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। जब खटके की आवाज़ पर सर उठाकर देखा तो वो सामने खड़ा था। तुम अभी तक जाग रही हो? दिल को खुशफहमी सी हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे, इस वक्त जाकर किस बात का शौक मना रही हो? इंतहाई तनफ्फुर से कहकर वो अंदर की तरफ चल दिया। और वो इतना भी न कह सकी, इस वक्त तक जाकर सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रही है। खाना गर्म करके वह ट्रे में रखकर जब कमरे में आई तो वो सो चुका था। कितने ही लम्हे वो हाथ में खाने के ट्रे पकड़े खड़ी उसे देखती रही कि उसके दिल ने कितनी शिद्दत से उसे ऐसे ही देखते रहने की ख्वाहिश की थी। वो खाने की ट्रे किचन में रखकर लॉन में आ गई थी। वहाँ बैठकर कितने ही लम्हे वो अपने खाली हाथों को देखती रही कि जब आंसू आंखों से फिसल कर उसके हाथों पर गिरने लगे थे। एहसन रज़ा के साथ उसकी शादी को अभी सिर्फ 1 माह ही हुआ था, और इस 1 माह में उसके पास कोई एक भी लम्हा ऐसा नहीं था जो उसके लिए कोई खुशगवार तासुर रखता था। न जाने रात का कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई। बिस्तर पर लेटकर मुख्तलिफ सोचों में गुम, जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई थी। अगली सुबह उसकी आंख एहसन रज़ा की चिंगाड़ पर खुली थी। बामुश्किल तमाम उसने अपनी आंखें खोली थी। सर था कि दर्द से फटा जा रहा था। वो शायद अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। बहुत मुश्किल से उठकर शर्ट ढूंढकर उसे दी थी और किचन में नाश्ता बनाने चली आई थी। उसे नाश्ता करवाने के बाद बर्तन समेटकर धोने लगी थी। घर का काम ख़त्म करके अभी आराम करने का सोच ही रही थी, या बिरौनी गेट की घंटी बजी। गेट खोला तो अम्मा जान थी। उन्हें देखकर तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। बहुत गर्मजोशी से उनसे लिपट गई, लाउंज में बिठाया और चंद बातों के बाद वो उनके लिए चाय बनाने चली गई थी। चाय पीने के बाद उन्हें आराम करने का कहकर दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। इसे पता ही न चला कि कब अम्मा जान आकर उसके पास खड़ी हुई। अरे अम्मा जान, आप कब आईं? मुझे पता ही न चला। अचानक अम्मा जान पर नज़र पड़ते ही उसने कहा, देख रही हूँ बहुत कमज़ोर हो गई हो तुम। खुश तो हो ना? अचानक अम्मा जान ने पूछा। अरे मैं बहुत खुश हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और वैसे भी अब मैंने डाइट शुरू कर दी है ना, इसलिए आपको कमज़ोर लग रही हूँ। उन्हें मुतमईन करने के लिए उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और काम भी तो सारा खुद करती हो, इसीलिए एहसन से कहकर कोई काम करने वाली रख लो। अरे कहा तो उन्होंने भी था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। वैसे भी सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, घर का काम करूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। सलाद काटते हुए उसने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, अच्छा खाना तैयार हो गया है, आप बैठें, मैं खाना लाती हूँ। और फिर खाने के दौरान ही उसने सब हवेली वालों के बारे में पूछा था। सब ठीक है, तुझे याद करते हैं। तो भी तो यहाँ आकर सबको जैसे भूल ही गई है। शादी के बाद एक बार भी उधर का चक्कर नहीं लगाया। उन्होंने नाराज़गी से कहा, आऊँगी, हवेली मेरा भी बहुत दिल कर रहा है इन सब से मिलने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, सोच रही हूँ तुझे साथ ही ले जाऊँ, अम्मा जान ने नवाला लेते हुए कहा था। हाँ, मैं भी यही चाह रही हूँ, एहसन आ जाएं तो उनसे पूछ लूँगी, उसने कहा, और सोच रही थी कि वो एहसन से कैसे बात करेगी। वो मैं वो मैं आपसे वो मैं आपसे कोई बात करना चाहती थी, हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए उसने कहा था। क्या कहना है, जल्दी कहो, उसने मसरूफ़ से अंदाज में फ़ाइल पर झुके हुए कहा। वो अम्मा जान आई हैं तो मैंने सोचा कि हवेली का चक्कर लगाऊं। जैसे तैसे करके उसने बात मुकम्मल की थी और अब उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। हाँ तो चली जाऊँ ना? अच्छा है, मैं भी कुछ दिन आराम से गुजार दूँगा। नागवारी उसके लहजे से साफ झलक रही थी। मारे हितक के उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब यहाँ आंसू क्यों बहा रही हो, निकलो यहाँ से, नहायत अक्खड़ लहजे में उसने कहा था, और वो दुपट्टा मुंह पर रखे भागती हुई कमरे से निकल गई। जाहिल औरत, नहायत तनफ्फुर से कहकर उसने सर झटका और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन वो अम्मा जान के साथ हवेली जा रही थी। वो बहुत खुश थी कि आज कितने दिनों बाद हवेली जा रही थी। हवेली में आकर सब अपनों से मिलकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसकी सहेलियां इस वक्त उसके कमरे में बैठी उसे छेड़छाड़ कर रही थी। जब अम्मा सब के लिए फ्रूट काट कर ले आईं। अरे मेरी बेटी को क्यों तुम सब तंग कर रही हो, अम्मा जान ने मुस्कुराकर कहा। अरे खाला देखो ना, इम्तिसाल तो हम में से कोई बात ही नहीं कर रही। शादी के बाद तो इसे जैसे चुप ही लग गई है, शब्बो ने जल्दी से कहा। और नहीं तो क्या, शादी से पहले तो इसने पूरे गांव को सर पर उठा रखा था, और अब देखो मोहतरमा सीधे मुँह बात तक करना पसंद नहीं करती। मीना ने भी तायद की। अरे नहीं, शादी के बाद हर लड़की ऐसे ही संजीदा हो जाती है, अम्मा जान ने बेटी की तरफ देख कर कहा था। अरे अब ऐसी भी क्या संजीदगी, शब्बो ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा भाई, नहीं होती मैं संजीदा, चलो उठो, आज पूरा गांव घूमते हैं। वो उनके हंसी मजाक में शामिल हो गई।
पूरे गांव की सैर करने के बाद और हंसी मजाक में कम शाम हो गई, पता ही न चला। घर वापस आकर मगरिब की नमाज पढ़ी और अब अम्मा के कमरे में चली आई थी। अम्मा भी जाए नमाज पर बैठी कुछ वर्द कर रही थी। वो वहीं बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। जाए नमाज तह करके वो उसके पास आकर बैठ गई तो वो हौले हौले उनके पाँव दबाने लगी। ऐसे ही खुश रहा करो, उन्होंने बेटी की खिली खिली सूरत देखकर कहा था, जबकि वो हौले से मुस्कुरा दी। अम्मा, अब्बा कब तक आते हैं? अचानक कुछ याद आने पर उसने पूछा था। हाँ, आते ही होंगे, आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी, अम्मा ने भी फिक्रमंदी से कहा। तभी अब्बा जान कमरे में आ गए। सबसे पहले उसकी नज़र उन पर पड़ी थी। वो भागते हुए जाकर उनसे लिपट गई। अरे मेरा बच्चा आया है, कैसी है तू? अब्बा जान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? उसने भी पूछा था। अब मेरी जान आ गई है ना, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अच्छा हो गया, अब ये मिलना मिलाना। चलो खाना लग गया है, खाना खाते हैं, अम्मा जान ने कहा। हाँ हाँ चलो, अब वैसे भी खाने को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, अब्बा ने कहा। खाना खाने के बाद कुछ देर अम्मा से बातें करने के बाद वह कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटते ही एहसन रज़ा का ख्याल जहन में दर आया। जाने इस वक्त क्या कर रहे होंगे? शायद सो गए हों, या हो सकता है काम कर रहे हों ऑफिस का। दांस्ता या नदांस्ता उसे याद कर रही थी। बहुत सी यादें थी जो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों में चलने लगी थी। अम्मा देखे ना, वो शब्बो अभी तक नहीं आई। यहाँ वहाँ चक्कर काटते हुए वो परेशानी से बोली। अरे आराम से बैठ जा, आ जाएगी वो भी, क्यों घन चक्कर बनी हुई है? अम्मा ने उसे इस तरह परेशानी से टहलते हुए देखकर कहा। अब आप ही बताएं, क्या पहन के जाऊँ मैं शादी में? उस रज़िया बाजी से कहा भी था कि कपड़े मुझे वक्त पर मिल जाने चाहिए, उसने झुंझलाकर कहा। अरे ये ले इम्तिसाल, तेरे कपड़े सिल गए। अचानक शब्बो नमूदार हुई। उसने झपट कर उससे कपड़े लिए और अब मुख्तलिफ ज़ावियों से कपड़े देख रही थी। अब इन्हें ही देखती रहेगी, चल तैयार हो जा, देर हो रही है, अम्मा ने कहा। अच्छा ऐसा कर तो शब्बो के साथ आ जाना, मैं चलती हूँ, अम्मा ये कहकर बाहर की तरफ चली गई थी। आप चले अम्मा, हम लोग आते हैं, शब्बो बोली। कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर बाहर आ गई। फिरोजी कलर की लॉन्ग शर्ट और वाइट कलर के ट्राउज़र और दुपट्टे में वो मासूम सा हुस्न नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। शब्बो तो रुक, मैं किचन से पानी पीकर आती हूँ, फिर दोनों साथ ही चलते हैं। अपने बड़े से दुपट्टे के साथ उलझते वो किचन में आ गई थी कि किसी से बुरी तरह टकरा कर अपना तवाज़ुन खो बैठी। इससे पहले कि वह ज़मीन बोस होती, किसी ने फ़ौरन उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। बंद आंखें उसने आहिस्ता से खोली थी। न जाने इन लम्हों में क्या था कि एहसन रज़ा को देखकर उसका दिल बुरी तरह से धड़का था। पहले तो कभी उसे देखकर ऐसा एहसास नहीं हुआ था, फिर अब क्या हुआ था कि वो नज़रें हटाना भूल गई थी, और अगर ख्वाहिश थी तो सिर्फ ये कि काश ये लम्हे अमर हो जाएं और वो यूं ही इसे देखती रहे। अगले ही लम्हे उसने झटके के साथ उसे छोड़ा था कि वो दोबारा गिरते गिरते बची थी। देखकर नहीं चल सकती तुम, इडियट, गिर जाती, नहायत रूड लहजे में उसने कहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई ही कहाँ दे रहा था। वो तो बस इसके हिलते हुए होंठों को गौर से देख रही थी। इम्तिसाल, तुझे चलना भी है कि नहीं? अचानक कहीं से शब्बो टपक पड़ी और उसे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ ले गई। शादी में भी उसका सारा ध्यान एहसन रज़ा की तरफ ही लगा रहा। अरे इम्तिसाल, कहाँ खो गई? मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना हम भी मेहंदी लगवा लें? दूसरी लड़कियों को मेहंदी लगवाते देखकर शब्बो का दिल भी मचला था। वो उसके साथ चल दी और मेहंदी लगवाकर फारिग हुई ही थी कि अम्मा इसे कहीं से ढूंढते हुए आ गई। चल इम्तिसाल, घर चल, काफ़ी देर हो गई है, अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ चले अम्मा, मुझे भी अब नींद आ रही है। बोझल होती पलकों को बामुश्किल वो खोली हुई थी। अच्छा शब्बो, मैं चलती हूँ। शब्बो से मिलकर वो अम्मा के साथ चली आई। बिस्तर पर लेटकर जो आंखें खुलने से इनकारी थी, अब नींद उनसे कोसों दूर थी। बस एक ही चेहरा था जो बार बार आंखों के सामने आ रहा था, इस बात से बेखबर कि ये मोहब्बत उसे कई दर्द देगी। रज़ा और सिकंदर हसन दोनों भाई थे। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान तक निछावर कर देने को तैयार रहते थे। शादी भी दोनों की एक ही दिन हुई। शादी के एक साल बाद ही रज़ा हसन की गोद में एहसन रज़ा आ गया। तब की आंखों का तारा था वो। इनकी हवेली खुशियों से भरपूर थी। जाने किसकी नज़र लग गई कि एक दिन रज़ा हसन और उनकी बेगम का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। सिकंदर हसन तो जैसे टूट कर ही रह गए। लेकिन जब नन्ही सी गुलाबी सी परी इम्तिसाल सिकंदर उनकी गोद में आई तो दुनिया के गम भुला बैठे। अब उनकी तवज्जो और प्यार का मरकज़ वो ही थी। वक्त गुजरता गया और कब इन दोनों ने जवानी में कदम रखा, पता ही ना चला। इम्तिसाल सिकंदर इंतहाई खलंडरी तबीयत की मालिक, जबकि उसके बरक्स एहसन रज़ा उतना ही कम गो
اور وہ بہت غصے والا تھا۔ جانے امتسال کے دل پر کب اس نے قبضہ جما لیا، اس کا احساس تو اسے خود بھی نہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ احسن رضا کا سحر اس پر مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کسی خطرے سے بے خوف ہو کر امتسال کے ابا، میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں امتسال کی شادی کر دینی چاہیے۔ کوئی اچھا لڑکا اگر ہو آپ کی نظر میں تو بتائیں نا مجھے، اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں، کہہ تو صحیح رہی ہے، اور جہاں تک لڑکی کی بات ہے تو وہ اپنے گھر میں موجود ہے، بس ذرا دونوں کی مرضی پوچھ لیتے ہیں۔ ابا جان کا اشارہ احسن رضا کی طرف تھا۔ ارے ہاں، میرا دھیان تو اس طرف گیا ہی نہیں، اور ان کی مرضی کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ اولاد کے دشمن تھوڑی نہ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میرے دونوں بچے ہی فرما بردار ہیں۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بنا چوں چرا مان جائیں گے۔ ان کے لہجے میں بہت فخر تھا۔ ارے نہیں جھلیے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، آج کے دور میں بچوں کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے، انہوں نے متانت سے اسے سمجھایا تھا۔ امتسال کی تو جیسے مراد بر آئی تھی۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے شرماتے لجاتے ہاں کر دی تھی، اور پھر احسن رضا کے ہاں کرنے کی دیر تھی، پھر تو جیسے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد بیاہ کر احسن رضا امتسال کو شہر میں لے آیا تھا۔ اس وقت گلابوں سے سجائے گئے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی اور اس وقت تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات کے وہ کمرے میں آیا، اس نے فوراً منہ کے آگے گھونگھٹ کر لیا تھا، لیکن وہ تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لیے واش روم سے نکلا تھا۔ اگر دلہن بننے کا شوق پورا کر لیا ہو تو محترمہ اب اٹھیے، مجھے بھی آرام کرنے دیں، اور خود بھی آرام کریں، اس نے نہایت نخوت سے کہا تھا۔ اور امتسال سکندر، وہ تو سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ سارے خواب ایک ایک کر کے چکنا چور ہوئے تھے، اور آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر ہی اس کا انتظار کیا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اتارا تھا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو شادی ہی نہ کرتے، انکار کر دیتے، لیکن اپنی بھی زندگی برباد کر لی اور میری بھی، اس نے چیخ کر کہا۔ تڑاخ! تھپڑ اتنا زوردار تھا اس کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ وہ سکتے کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، انتہائی اشتعال میں کہہ کر وہ بیڈ پر سر تک کمبل تان کر لیٹ گیا۔ اور اس کی وہ رات روتے ہوئے گزری تھی، اور پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زبردستی اس کی زندگی میں لائی گئی ہے۔ جو بھی تھا اس نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیا تھا۔ جیسے بھی تھا، زندگی تو اب ایسے ہی گزارنی تھی۔ ہاں، اس 1 ماہ میں یہ تبدیلی ہوئی تھی کہ امتسال سکندر بہت بدل گئی تھی۔ سر تا پا اس نے خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ بہت کم گو اور خود میں کھوئی کھوئی سی وہ پہلے والی امتسال سکندر تو ہرگز نہ تھی، جو دوسروں سے ہمیشہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ اب خود انتہائی بے بس تھی، شاید اس لیے کہ وہ جان گئی تھی اس کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکالنا اتنا بھی مشکل امر نہیں تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اب بھی دل میں وہ اسی طرح موجود تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے احساس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ کیے ہوئے تھی، یہ تو خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ارے امتسال، اٹھ جا، باہر احسن تجھے لینے آیا ہے، انتظار کر رہا ہے تیرا، اماں نے اسے کہا تھا، اور وہ کچھ دیر اور آرام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اسپرنگ کی طرح بیڈ سے اچھلی تھی۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے 5واں دن تھا۔ کیا کہا آپ نے اماں؟ احسن آئے ہیں، اور وہ بھی مجھے لینے؟ وہ بے یقینی سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں اتنے حیرانی کی کیا بات ہے؟ تجھے لینے وہ نہیں آ سکتا؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ ابھی میرا کچھ دن اور رکنے کا ارادہ تھا، اس لیے، وہ نارمل انداز میں بولی کہ اماں کو کہیں کوئی شک نہ ہو جائے۔ اچھا چل جلدی تیار ہو جا، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، دونوں ناشتہ کر کے جانا۔ اور وہ جی اچھا کہہ کر بیڈ سے اتر گئی۔ تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آ گئی جہاں سب لوگ پہلے ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اماں اور ابا سے مل کر اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ سارا راستہ دونوں نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ گھر کا جو حال تھا، اللہ کی پناہ! گھر اور کچن کی صفائی ستھرائی میں ہی کافی ٹائم لگ گیا، اور اس وقت پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے کھانا تیار کیا، اور کھانا کھاتے ہی وہ گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی۔ آنکھ شور سے کھلی۔ کب سے جگا رہا ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ اٹھو جلدی سے اور کھانا تیار کرو، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، اور ہاں، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آرڈر دے کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، اور اس نے جلدی سے واش روم میں گھس کر 3 چھپاکے منہ پر مارے اور کھانا تیار کرنے لگ گئی۔ 3 گھنٹوں میں ہی وہ سارا کھانا تیار کر چکی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید اس کے فرینڈز آ چکے تھے۔ کمرے میں آ کر الماری سے اچھا سا سوٹ نکال کر پہنا، اور پھر ٹیبل پر سارا کھانا لگا کر وہ اس کے دوستوں کو بلانے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ السلام علیکم،
ड्राइंग रूम में दाखिल होकर उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है कि आप इम्तिसाल भाभी हैं। इसके दोस्तों में से एक बोला। जी, उसने मुस्कुराकर मुख्तसर सा जवाब दिया। वैसे इस एहसन से तो मुझे उम्मीद है कि इसने हमारा तारुफ नहीं करवाना, मैं खुद ही करवा लेता हूँ। मेरा नाम फ़हद है और हम एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं। इसने अपना तारुफ करवा कर फ़र्दन फ़र्दन सबका तारुफ करवाया था। आप क्या करती हैं इम्तिसाल जी? फ़हद ने इम्तिसाल जी पर ज़ोर देकर पूछा था। कुछ ख़ास नहीं, बस घर के काम, उसने मुस्कुराकर कहा। अब खाना खाएं के हाथों से ही पेट भरने का इरादा है, एहसन रज़ा ने कहा। हाँ भाई चलो, बहुत भूख लग रही है। फ़हद ने भी इसकी तायीद की। खाने के बाद चाय का दौर चला था। वो चाय सर्व कर रही थी कि न जाने कब उसके हाथ से कप गिर गया था। कुछ चाय एहसन रज़ा के हाथ पर भी छलक गई। जाहिल औरत, ये क्या कर दिया? अजड़ गंवार, दर्द की शिद्दत से उसने कराह कर कहा। मैं ट्यूब लगाती हूँ, आप बैठे ना। उसके तो मानो हाथ पैर ही भूल गए थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसे बाजू से पकड़कर इसने ज़ोर से धक्का दिया था और वो गिरते गिरते बची थी। इसके दोस्तों के सामने इतनी इज्जत अफजाई पर वो तो ज़मीन में ही गड़ गई थी। जी तो यही चाहता कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। कमरे में आकर वो देर तक रोती रही थी। वो अब भी उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, मगर यह था कि वो मंजर से हट गई थी। कभी भूले से भी वो उसके सामने नहीं गई थी। रात को उसके सोने के बाद ही कमरे में जाती थी। अब भी वो सारा किचन साफ करके कमरे में आई थी। दबे पाँव चलते हुए बेड तक आई थी और आराम से लेट गई थी कि कहीं उसकी नींद में मुखल ना हो। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अनजाने एहसास से उसकी आँख खुली थी। एहसन रज़ा का हाथ उसके बाजू पर था, जो कि बहुत तप रहा था। उसने पेशानी को छुआ तो वो भी तप रही थी। वो जल्दी से उठी थी और ठंडे पानी में पट्टियाँ भिगो भिगो कर उसकी पेशानी पर रखने लगी। कुछ देर बाद ही बुखार कुछ हल्का हुआ था और अब वह सुकून से सो रहा था। सारी रात उसने जागते ही गुजार दी थी। सुबह होते ही उसने उसके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करवाकर और घर का काम ख़त्म करने के बाद उसके लिए यखनी तैयार कर रही थी, ताकि यखनी देकर वो उसे दवा दे सके। यखनी पिलाने के बाद उसे दवा देकर कमरे से निकलने लगी थी, तब उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इसने मुड़कर उसे सवालिया नज़रों से देखा था। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। जी, उसने बैठते हुए आहिस्तगी से कहा। देखो इम्तिसाल, हम दोनों ने समझौता करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए। ये हमारे वालिदैन का गलत फ़ैसला था और अब हम दोनों को मिलकर इसे सुधारना है। जाने वो क्या कहना चाहता था। वो उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हवेली वापस चली जाओ और चचा और चची को समझाओ। मेरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे। वो बेतासुर चेहरे के साथ बैठी रही। आप खुद उन्हें ये बात क्यों नहीं समझा सकते? आपकी भी तो हर बात मान लेते हैं ना वो। वह जिसके अल्फाज ही इसे देखकर दम तोड़ जाते थे, अब इंतहाई खुद एतमादी से बोली। तुम समझने की कोशिश तो करो, वो तुम्हारी बात और है, अगर मैं कहूँ तो शायद बात और भी बिगड़ जाए। उसने तहम्मुल से इसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, आप मुझे छोड़ आएँ हवेली। और उसने फ़ैसला सुना दिया था। कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें हवेली छोड़ आऊँगा और तलाक के पेपर्स भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे, उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा था, जैसे यकीन हो कि वो मान जाएगी। और अगले दिन वो उसे हवेली छोड़ आया था, हमेशा हमेशा के लिए। कैफ़ेटेरिया के खनक माहौल में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। एहसन रज़ा, अब तो इम्तिसाल भी हवेली चली गई। अब तो किसी फ़ैसले पर पहुँचो। मम्मी मुझे कब से फ़ोर्स कर रही हैं कि मैं जल्द अज़ जल्द शादी कर लूँ। अम्बरीना ने काफ़ी का सिप लेते हुए कहा था। हाँ, करता हूँ कुछ। अम्बरीना, जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया है वहाँ थोड़ा और सही। मुझे कुछ दिन तो सोचने के लिए प्लीज़, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। और कितना सोचोगे एहसन? मुझे आज साफ साफ जवाब दो, हाँ या ना, उसने फ़ैसला कुन अंदाज में पूछा। इम्तिसाल, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश। इसने आधा फ़िक्रा ही अदा किया था जब उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बस मैंने जो सुनना था वो सुन लिया। अब मेरे नाम की बजाय तुम्हारी ज़ुबान पर उसी का नाम है, उसने इस्तेहज़ाया कहा। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो भी गई थी तो तुम कम अज़ कम मुझे तो इतने अरसे धोखा ना रखते। इससे शायद अफसोस हुआ। तुम्हें गलतफ़हमी हुई है, मैं सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत करता था और करता हूँ, उसने बेबसी से दलील दी थी। बस आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग, और प्लीज़ आइंदा मुझसे किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश मत करना। वो वहाँ से निकल गई और एहसन रज़ा ने अपना सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया था। घर आकर भी वो कितनी ही देर सोचता रहा था। चाय की शदीद तलब पर उसने इम्तिसाल को आवाज़ दी थी, मगर कुछ ही देर बाद सब कुछ याद आने पर उसने सख्ती से लब भींच लिए थे। अब अक्सर ही ऐसा होता था कि वो जाने अनजाने में ही से ही, मगर अपनी हर ज़रूरत क्रिश को ही आवाज़ देता था। हर जगह वो ही उसे नज़र आती थी, कभी उसके लिए चाय बना कर लाती हुई तो कभी खाना।
اسے اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنی جگہ سے مل جاتی تھی، مگر اب وہ نہیں تھی، تو دل جیسے ہر چیز سے اُب گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کسی فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی۔ آج اسے حویلی میں آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، مگر وہ اب تک اماں کو کچھ بتانے کا حوصلہ نہ جتا پائی تھی۔ آخری روزہ تھا، احسن رضا کو تو وہ بڑے حوصلے سے کہہ آئی تھی کہ وہ اسے طلاق کے پیپرز بھجوا دے، لیکن یہاں آ کر جیسے وہ اپنا چین و قرار وہیں احسن رضا کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ کوئی ہلکے سے دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مقابل کو دیکھ کر تو وہ اس کے چہرے سے نظریں تک ہٹانا بھول گئی تھی۔ السلام علیکم، احسن رضا کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسی ہو؟ اسے اس حال تک پہنچانے والا بھی خود تھا اور اب اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ کہنا کچھ اور چاہتی تھی اور کہہ کچھ اور گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ امتسال، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ تو تمہارے آنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، تو وہ جو آپ پیپرز بھجوانے والے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر تو وہ بالکل ہلکی ہو گئی تھی، مگر اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ اب اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کرنا، وہ میری ایک بھول تھی جسے میں سدھارنا چاہتا تھا، اس نے بہت بے قراری سے کہا۔ اچھا، عید کی شاپنگ کی یا نہیں؟ کچھ یاد آنے پر احسن نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، اس نے کہا تھا۔ اچھا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں شاپنگ کرنے۔ وہ واش روم میں جانے ہی لگی تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا ہے؟ امتسال، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے جینا سکھا دیا، انتہائی جذب کے عالم میں کہہ کر اس نے اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی اور اس نے سرشاری کے عالم میں اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ یہ عید امتسال کے لیے اپنے سنگ بہت سی خوشیاں لے کر آئی تھی۔ اب آگے کی زندگی بہت سہل اور حسین تھی۔